हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो CFA की एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं और जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि CFA एक्चुअली एग्ज़ामिनेशन क्या है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स CFA के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो आज ये बेसिक वीडियो हम ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हैं कि CFA के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपको कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में मिस्टर तीर्थ भट्ट अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी BBA के फाइनल ईयर में हैं। वो BBA फिनांस में अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन, वो फाइनल ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी CFA का लेवल 1 क्लियर कर लिया है और वो सेकेंड लेवल अभी जब उनका BBA फिनांस फाइनल ईयर वो कंप्लीट कर रहने वाले हैं तभी अगस्त 2023 में वो CFA के लेवल 2 को अपीयर करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है और ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो इतने एडवांस प्लानिंग से चल रहे हैं। ऑलरेडी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उन्होंने लेवल 1 क्लियर किया है। तो आज वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि ये बेसिकली एग्जामिनेशन है क्या, आप कब अपीयर कर सकते हो और उनके अलावा वो आपको उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया है और उन्होंने कितना प्रायर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो ओके तीर्थ, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए यही होगा कि CFA बेसिकली है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, ये एग्ज़ामिनेशन क्या है। तो हम फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू इट। व्हाट इज़ CFA? सो CFA का फुल फॉर्म बेसिकली है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एंड अगर लेमेंस के टर्म में अगर हम बोले तो बेसिकली ये फाइनेंस का CA है एंड ये एक प्रॉपर डेजिग्नेशन है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। सो ये CFA इंस्टीट्यूट हमको ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड करता है एंड फाइनेंस की फील्ड में हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर आप हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन आपको करना है सो ये CFA ही है। इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस एंड दैट्स इट। ओके, सो बेसिकली CFA का एग्ज़ामिनेशन अक्रॉस द ग्लोब रिकग्नाइज्ड है। तो जो भी स्टूडेंट फिनांस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और कोई अदर फील्ड में भी अगर वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। एम आई राइट तीर्थ? या श्योर। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लेवल 1 इंडिया से दी एंड अगर मेरे को लेवल 2 न्यूयॉर्क में बैठ के देनी है सो वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एंड कोई और एक चीज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि अगर मैं BBA फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं फाइनेंस के लिए सर्टिफिकेट किया, बट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जिन्होंने BTech किया है या BCom किया है या कोई और अदर डिग्री कर रहे हैं सो वो भी ये सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं, वो अपीयर कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम कोई भी फील्ड का स्टूडेंट्स अपीयर कर सकता है, लाइक उन्होंने BCom किया है, BBA किया है या फिर BTech किया है। और जैसे कि तीर्थ ने बताया कि इसका मेन एडवांटेज ये है कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर लेवल 1 आपने अपने होम कंट्री में से दिया है तो लेवल 2 के लिए आप कोई अदर कंट्री में भी अगर स्टूडेंट वीज़ा और किसी और वीज़ा पे जा रहे हो तो भी आप अपीयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, राइट, CFA के लिए। So let's move to next question, that is what are the steps to attend this CFA। बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड्स में इंट्रोडक्शन के बाद ये रहता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, एग्ज़ाम्स के क्या डिफरेंट स्टेप्स है, तो उसके बारे में तीर्थ हमें ब्रीफ करेंगे। सो बेसिकली 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये 3 लेवल आपको क्लियर करने पड़ते हैं एंड उसके अलावा 3 लेवल के बाद आपको रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस फील्ड में, जो जब भी अगर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो अपने चार्टर के लिए। तो चार्टर बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया में CA लगता है नाम के पीछे, कि जैसे मेरा नाम तीर्थ भट्ट है तो CA तीर्थ भट्ट, सो वैसे ही नाम के पीछे आप लगा सकते हो तीर्थ भट्ट CFA। सो ये बेसिकली चार्टर
चार्टर का मीनिंग होता है। सो आप रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हो चार्टर के लिए, एंड अगर वो चीज़ अप्रूव कर ली CFA इंस्टीट्यूट ने, सो आप चार्टर होल्डर बन गए एंड आपके नाम के पीछे वो डिग्री लगेगी। सो बेसिकली तीर्थ ये कह रहे हैं कि जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगर हमने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो हमारे नाम के पीछे CA का सिंबल आएगा, राइट। तो CFA का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके नाम के पीछे CFA का सिंबल लगेगा। जैसे कि तीर्थ ने बोला कि उनका नाम पूरा नाम तीर्थ भट्ट है, तो तीर्थ भट्ट और उनके नाम के पीछे CFA लगेगा, राइट। सो ये बेसिकली जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जामिनेशन है तो उसके और CFA के बीच में कोई सिमिलैरिटी है और कुछ? सो बेसिकली बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी CFA करते हैं, एंड ये टिपिकली डील करता है फाइनेंस के रिलेटेड एंड कैसे उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एंड डे टू डे वर्क में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्लाई करते हैं। कंपेयर टू CA एक्चुअली अकाउंट्स कैसे बनाते हैं उन चीज़ के बारे में डील करता है, एंड फाइनेंस उसके नेक्स्ट स्टेप आता है, वो एप्लीकेशन आता है अकाउंट्स का। सो बेसिकली ये इंटर रिलेटेड है, एंड जो CA कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत एडेड एडवांटेज मिलता है। सो हाँ, बेसिकली ये अलग अलग डिफरेंसेस है CA एंड CFA के बीच में। ओके, गुड इनफ। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, वो लेवल 1 कब दे सकते हैं। जैसे कि तीर्थ ने बताया कि इस एग्जामिनेशन के टोटल 3 लेवल है, तो लेवल 1 स्टूडेंट कब अपीयर कर सकते हैं, लेवल 2 कब अपीयर कर सकते हैं, लेवल 3 के लिए वो कब अपीयर कर सकते हैं, और कितना प्रायर उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिए अगर वो लेवल 1 के लिए ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अपीयर करना चाहते हैं तो। यस तीर्थ। सो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो सारे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड उसके बाद आपका उससे अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज रहता है। सो फॉर लेवल 1 ये मेरा सिनेरियो है, जैसे मैंने लास्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में हूँ, सो तभी मैंने लेवल 1 अपीयर किया। सो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है तभी आप लेवल 1 दे सकते हो। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हमको आगे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करनी है एंड वर्क एक्सपीरियंस लेना है ज़्यादा 12th के बाद। सो उनके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट ये चार्टर है, CFA चार्टर। सो अगर आपका 4 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रहा, सो उसके बाद भी आप CFA लेवल 1 दे सकते हो। एंड उसके अलावा लेवल 2 और लेवल 3 के अलग अलग क्राइटेरियाज़ है। जैसे लेवल 2 में आपको लेवल 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप लेवल 2 जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है, सो उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो बैचलर्स डिग्री करने के बाद ही मैं लेवल 2 के लिए एलिजिबल होगा। एंड लेवल 3 के लिए बेसिक क्राइटेरिया है कि लेवल 1 और 2 आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जैसे कि तीर्थ ने बताया लेवल 1 आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन क्लियर कर सकते हो, और लेवल 2 के लिए कंपलसरी आपको आपकी ग्रेजुएशन या फिर बैचलर की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, और लेवल 3 के लिए आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के एग्जामिनेशन और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ योर ग्रेजुएशन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, सो मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स को जनरली यही डाउट्स होते हैं कि अगर वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो उसका कोर्स वर्क क्या रहेगा, उनको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज देना है या फिर उनको कैसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है। ये एग्ज़ाम बेसिकली MCQ बेस्ड है, एंड आपको मैं ब्रीफ करूँगा सारे इस सब्जेक्ट्स का। सो बेसिकली ये 10 सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सो पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सो ये बेसिकली डील करता है कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो इंटरेस्ट रेट्स और फिर आपका इन्फ्लेशन, ये सारा पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री को या प्रोडक्शन और उन सबको कैसे इफेक्ट करता है। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ों से डील करता है। उसके बाद एथिक्स आता है। सो बेसिकली CFA एक प्रोफेशनल डिग्री है। सो कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको जाना हो, सो उसका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। सो एथिक्स उस चीज़ के बारे में डील करता है। उसके बाद कॉन्ट्स आता है जो बेसिकली मैथमेटिक्स है, एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज आप कैसे लगाओगे कि कुछ स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो ऐसी सारी चीज़ें कॉन्ट्स में आती है।
फोर्थ सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो इस पूरे CFA का कोर है। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? सो कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स में हर साल निकालती है एंड बोलती है कि इसकी बैलेंस शीट ये रही है एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस ये साल के लिए ये है। सो हम उस चीज़ को एनालाइज करके कि इसके प्रॉफिट्स क्या है एंड प्रॉफिट्स कितने सस्टेनेबल है फ्यूचर ईयर्स के लिए, एंड इसके एसेट्स क्या है, इसके लाइबिलिटीज़ क्या है, उस चीज़ को एनालाइज करके हम प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा करेगी। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये सब्जेक्ट उस चीज़ से डील करता है। उसके बाद डेरिवेटिव्स आता है। सो आजकल बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स। सो ये सारा बहुत फेमस हो गया स्पेशली कोविड के बाद। सो डेरिवेटिव्स बेसिकली उन चीज़ों के बारे में समझाता है। सिक्स्थ है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सो इसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि हमको नॉर्मली ये लगता है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो इक्विटी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं या फिर बॉन्ड्स में या फिर FD में कर सकते हैं, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सिखाता है। जैसे आजकल बहुत सारे एसेट क्लासेस आए, क्रिप्टो करेंसी आया है, फिर स्नीकर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सो रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो ये अलग अलग एसेट क्लासेस है जिसके बारे में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हमको सिखाता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है। सो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो क्या होता है? सो आपके पास आपकी वेल्थ कितनी है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए है, सो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ ताकि मेरे रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले एंड मैक्सिमम रिटर्न्स मैं जनरेट कर पाऊँ। सो उस चीज़ को मैं 10 लाख को अलग अलग एसेट क्लासेस में कैसे इन्वेस्ट करूँगा ताकि वो मुझे ऑप्टिमल रिटर्न्स दे। सो ये पूरा सब्जेक्ट इस चीज़ पे बात करता है। उसके अलावा आपके पास आता है 8th सब्जेक्ट है फिक्स्ड इनकम। सो बेसिकली बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड्स क्या होता है? सो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसके बदले गवर्नमेंट हर साल आपको इंटरेस्ट देगी। सो उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब वो फिक्स्ड इनकम समझाता है। 9th है कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे कि नाम बताता है, ये कॉर्पोरेट्स के बारे में डील करता है। सो कॉर्पोरेट्स का कैसे फंक्शनिंग हो रहा है एंड उसका फाइनेंस कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जैसे कितना डेट लेना है, कितनी इक्विटी रेज करनी है, कितने का IPO निकालना है। सो ये सारा चीज़ें कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखाता है। एंड 10th है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जो बहुत लोगों को पता होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में डील करता है। उसके अलावा और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स आपको एक ही दिन में क्लियर, एक ही टाइम में देने पड़ेंगे, एक ही दिन पे। सो बेसिकली पेपर पैटर्न कैसा होता है कि एक 5 सब्जेक्ट्स वो पहले 2 और 15 मिनट्स में देने के, उसके बाद आपके पास ऑप्शनल ब्रेक होता है 30 मिनट्स का, एंड उसके बाद आपको दूसरे 2 और 15 मिनट्स में दूसरे 5 सब्जेक्ट्स देने होंगे। एंड ये पूरा MCQ बेस्ड पेपर है। सो वो एक एडेड एडवांटेज है, बट उसके साथ आपको ये भी प्रॉब्लम होगा कि आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स एक ही दिन में याद करके देने पड़ेंगे। सो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ओके, सो बेसिकली पूरा एग्जामिनेशन ये 10 सब्जेक्ट्स पे रहेगा, राइट? तो आप 5-5 सब्जेक्ट्स करके ये कर सकते हो, राइट? तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सको? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो हमको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। वो लोग प्री डिसाइड करके देते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट आपको देने हैं। सो उसमें एक एडवांटेज नहीं है आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। जनरली ये स्टूडेंट्स को रहता है कि कॉस्टिंग क्या है या फिर पासिंग रेशियो क्या है। जनरली ये अक्रॉस द ग्लोब रिकग्नाइज्ड है पूरा एग्जामिनेशन, तो टफनेस थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन अगर हम डेडिकेशन के साथ ये क्लियर करें तो उसका पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है। तो तीर्थ आप थोड़ा बहुत ये बताएं कि कॉस्टिंग क्या रहेगी और पासिंग रेशियो क्या रहेगा? सो बेसिकली इसकी कॉस्टिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट है आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये 1 टाइम फ़ी होती है। आप पहली बार अगर जब CFA लेवल 1 के लिए रजिस्टर करते हो, सो एक ही बार तीनों लेवल में एक ही बार टोटल आपको ये $450 की US की फ़ीस भरनी पड़ेगी। एंड फिर हर एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको $900 की आपको एग्ज़ाम फ़ी भरनी पड़ेगी। एंड ये $900 वेरी करता है कि आपने कितने महीने पहले रजिस्टर किया है। सो मिनिमम होता है क्राइटेरिया जो $900 का होता है, वो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन होता है। एंड उसके बाद अगर आपने थोड़ा और लेट करवाया तो आपकी फ़ीस बढ़ के $1000, $1200 ऐसे भी हो सकती है। एंड बात करते हैं अगर हम पासिंग रेशियो की, सो ऑन एन एवरेज इसका पासिंग रेशियो अराउंड 35 to 40% होता है हर एक लेवल के लिए। मैंने जब अपियर किया था अगस्त 2022 में, तभी 37% पासिंग रेट था इसका।
सो तीर्थ का ये कहना है कि सबसे पहले आपको $450 भर के CFA के एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर ईच लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको $900 USD पे करने पड़ते हैं। तो बेसिकली यही एडवाइजेबल है कि हमें पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि तीर्थ ने बताया कि अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए $900 है, तो आपके लिए यही फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर आप CFA के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर मंथ में अपीयर करना चाहते हो, तो 6 महीने पहले जैसे तीर्थ ने बताया हमें अपीयर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो $900 रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत लेट होते हो 2 और 3 मंथ से पहले करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, तो भी फीस यही रहेगा तीर्थ? नो, उस केस में एक्चुअली चेंज हो जाएगा। आइडियली आपको 6 मंथ्स पहले ये विंडो रहती है एंड हर 1-2 महीने के बाद उसके बाद फ़ीस बढ़ती जाती है। सो अगर आपने जैसे एग्ज़ाम के 2 महीने पहले अगर रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपका एग्ज़ाम का फ़ी $1,200 भी लग सकता है। सो वो $200 $300 हम एक्स्ट्रा क्यों भरें। तो यही एडवाइजेबल रहेगा कि हम 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दें अगर हम प्लान कर रहे हैं तो, राइट, टू सेव दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, सो अगेन ये एग्ज़ामिनेशन के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये रहता है कि इतना टफ़ एग्ज़ामिनेशन है, अगर ये हमने क्लियर कर लिया तो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, हमें क्या पैकेज मिलेगा। सो इन इंडिया तो काफ़ी हैंडसम पैकेज मिल रहा है स्टूडेंट्स को, लेकिन पर्टिकुलरली ईच लेवल पे आपको क्या पैकेज मिलेगा इंडिया में, और लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपको इंडिया में क्या मिलता है उसके बारे में तीर्थ बताएंगे। सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंडिया में अगर आप लेवल 1 क्लियर करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 6 to 9 lakhs पर एनम का पैकेज मिलता है, जो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा आपके दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी कॉलेज से आपकी डिग्री की है एंड आपके स्किल सेट्स क्या है। सो ये पैकेज उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। एंड ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि 9 लाख जितना ही मिलेगा, 12-13 लाख तक का भी पहुँच सकता है एंड उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। एंड हर एक लेवल के बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। सो लेवल 2 की अपनी एक अलग वैल्यू है, तो उसके बाद ये पैकेज डेफिनेटली बढ़ेगा एंड लेवल 3 के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ईच लेवल की अपनी एक वैल्यू है, जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे ऐसे ऐसे ही आपको एनुअल पैकेज भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ अपनी खुद की स्किल्स की भी रिक्वायर्ड है, राइट। श्योर, आपको अपनी स्किल सेट प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर आपने वो एग्जामिनेशन दी है, सो वो एक तो डेफिनेटली आपको एडेड एडवांटेज देता ही है, बट उसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने अलग अलग और कोर्सेज क्या किए हैं एंड आपको फाइनेंस के रिलेटेड कितना नॉलेज है। सो अगर आपका वो नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा एंड जॉब के स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट है, सो आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ भी सकती है। ओके, थैंक यू तीर्थ। नेक्स्ट एक सिनारियो हमने स्टूडेंट्स आपके लिए बनाया है, दैट इज़ कि अगर आप करंटली स्टडी कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक लेवल कंप्लीट कर लूँ, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत ही आता है कि आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक लेवल क्लियर कर सकते हो, तो वो आप कैसे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि तीर्थ ने ऑलरेडी BBA फिनांस किया है और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही उन्होंने लेवल 1 क्लियर कर लिया है। तो यहीं पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि मिस्टर XYZ इज़ करेंटली स्टडिंग इन BBA फिनांस एंड वांट टू अपीयर फॉर CFA एग्जामिनेशन लेवल 1। तो उनको कितने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, कितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कब रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। सो ये मेरे केस से बहुत मैचिंग केस है एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप श्योर हो कि अगर आपको CFA करना है, परस्यू करना है, सो आपको जैसे यहाँ पे इंडिया में 3 साल की डिग्री होती है, सो आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू करना चाहिए आपको 1 साल पहले से, क्योंकि तभी के लिए आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। सो आपको उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको। एंड उसके बाद आपको 6 महीने से पहले आप अर्ली रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम का। अगर आप श्योर हो कि अब मैं ये लेवल 1 क्लियर कर सकता हूँ, तो वैसे आप आगे बढ़ सकते हो।
एंड फिर जैसे ही आपका डेट है आप एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर सकते हो। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जितनी जल्दी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर सकते हो करो। एंड अगर आप श्योर हो कि आपको CFA लेवल 1 देना ही है, सो उस हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में CFA लेवल 1 का रिज़ल्ट हो। तो आप बेसिकली ये कहते हो कि अगर स्टूडेंट CFA के लिए प्लान कर रहा है इन फ्यूचर भी, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक उन्होंने लेवल 1 क्लियर कर लिया हो और आफ्टर ग्रेजुएशन वो लेवल 2 के लिए अपीयर कर सके। तो इतना एडवांस प्लानिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो जब भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो तब आप लेवल 2 के लिए अपीयर कर पाओ। और इन फ्यूचर भी आई थिंक इतना एडवांस प्लानिंग काफ़ी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अगर वो लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, देन व्हाट आर दी अदर स्टेप्स कि इस लेवल 3 के लिए उनको क्या करना चाहिए। अगर आपने लेवल 2 अगर क्लियर कर लिया आपके ग्रेजुएशन के बाद, सो आप लेवल 3 के लिए भी अपीयर कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मैंने बताया, सो उसके बाद आपको CFA का डेजिग्नेशन मिलेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 25-26 साल के लड़के एस्पिरेंट्स होते हैं एंड वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो देते हैं। आफ्टर थोड़ा जॉब करने के बाद उनको ये स्ट्राइक होता है कि अभी मेरे को CFA लेवल 1 देना है। सो अगर आप उस चीज़ में बहुत पहले से एडवांस से प्लानिंग करके चल रहे हो, सो आप अपने सारे दोस्तों से बहुत आगे निकल सकते हो एंड आपको बेटर पैकेज भी मिल सकता है एंड आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलेगी उसके बाद। गुड इनफ। आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा CFA के लिए, राइट। तीर्थ का खुद का भी एक्सपीरियंस है कि उन्होंने CFA लेवल 1 ऑलरेडी क्लियर किया है और अभी नेक्स्ट ईयर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और वो लेवल 2 के लिए अपीयर करने वाले हैं। तो तीर्थ, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप कोई सजेशन देना चाहो। सो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप श्योर हो कि आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, सो ये सर्टिफिकेशन जैसा कोई और सर्टिफिकेशन नहीं है। एंड जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो आपको दिमाग बना लेना चाहिए कि अभी मेरे को पीछे नहीं मुड़ना एंड जितना हो सके उतना हार्डवर्क और एफर्ट पुट इन करना है ताकि आप इजीली ये लेवल 1 और लेवल 2 एंड हैंसफोर्थ क्लियर कर सको सारे लेवल्स। सो जैसे ही तीर्थ ने बताया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि कितना एडवांस प्लानिंग करना चाहिए और एट्सेट्रा। तो तीर्थ, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी CFA के बारे में सोच रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वो कब अपीयर करें, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आई थिंक उनके लिए। सो थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अपने कोई भी विचार आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।